पहले हम मिले थे, आज फिर से भारत का भविष्य हमारे सामने बैठा है। तो गई है पीर पर्वत से निकलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए कि आज ये दीवारें पर्दों की तरह गिरने लगी, शर्त है लेकिन की बुनियाद मिलनी चाहिए। हर सड़क, हर नगर, हर गली, हर मोहल्ले में हाथ लहराते हुए आम अभ्यास करने चाहिए कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना गणतंत्र दिवस का मकसद नहीं, इसकी कोशिश है ऐसी की तस्वीर बदलनी चाहिए, इसकी कोशिश है ऐसी की तकदीर बदलनी चाहिए। मंच पे विराजमान डॉक्टर ए.के. तिवारी सर, मैडम ऋचा साहू मैडम, सर अमित जीवन सर, ममता सिंह मैडम, पीयूष, मधु और सारे टीचर्स, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत जैसा एक देश जो अपनी सभ्यता के लिए जाना जाता है, भारत जैसा एक देश जो अहिंसा और सत्य के द्वारा दुनिया में पूजा जाता है, भारत जैसा एक ऐसा देश जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ सारी दुनिया को एक परिवार मानकर कार्य करता है, भारत जैसा एक ऐसा देश जो न सिर्फ सभ्यता के तौर पे, न सिर्फ शिक्षा के तौर पे, अध्यात्म के तौर पे, विज्ञान के तौर पे दुनिया में जाना जाता है, जाना जाएगा और इससे भी ज्यादा जाना जाता था। आज अगर हम उदाहरण देखें, रामायण और महाभारत की बात करें, जिसमें इंडियन फिलोसफी हमारी टिकी हुई है, रामायण जैसा एक ग्रंथ, जैसा आप एग्जाम्पल नहीं देखेंगे कि एक भाई भरत अपने भ्राता श्री राम के लिए खड़ो या चप्पल की पूजा करके 14 साल तक राज्य संभालता। हमें उदाहरण नहीं मिलेंगे कि एक दूसरा भाई लक्ष्मण जो है वो अपने बड़े भाई राम के साथ 14 साल वनवास काट कर आता है। हमें उदाहरण मिलेंगे कि नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय कभी दुनिया में भारत का डंका बजाया करते थे। आज से 2000 साल पहले हमने सर्जरी कर दी थी, हमने ट्रांसप्लांट कर दिया था। रामचरितमानस में लिखा गया, हनुमान चालीसा में लिखा गया कि युग सहस्त्र योजन प्रभानु, जब आप उसकी मीनिंग पे जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि अर्थ से सन की दूरी कितनी है, इसका डिस्टेंस कितना है। आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमने कौन कौन से इन्वेंशन किए, हमने एस्ट्रोनॉमी में क्या किया, हमने साइंस में क्या किया, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हमारा देश गुलाम हो चुका था। इसके लिए हमें थोड़ी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा, थोड़ा पीछे हम जाए। हमें स्टार्ट करते हैं इन द ईयर 1191, द फर्स्ट वॉर ऑफ तराइन, द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तराइन का पहला युद्ध जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। एक लेसन हमको यहाँ पर भी मिलता है कि शांति के चक्कर में हमने आधा कश्मीर को गंवा दिया, वहाँ पे भी हमने शांति अडॉप्ट की। जो फर्स्ट वॉर हुआ था तराइन का 1191 में, उसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई, लेकिन उसने मोहम्मद गौरी को माफ कर दिया। अगले ही साल मोहम्मद गौरी 1192 में 1192 में सेकेंड वॉर ऑफ तराइन फिर से वापस आता है और इस बार पृथ्वीराज चौहान के ससुर जो कि जयचंद थे, एक अच्छा सिंबल नहीं माना जाता जयचंद का नाम, जयचंद के ससुर थे, उनकी मदद से पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की दूसरी लड़ाई होती है 1192 में। इस बार पृथ्वीराज चौहान मारा जाता है और उसे गद्दी छोड़नी पड़ती है। इस तरह भारत में धीरे धीरे मोहम्मद गौरी के संग में आने लगता है। 2 साल के बाद जिस जयचंद ने अपने दामाद को हराने के लिए या मारने के लिए मोहम्मद गौरी का साथ दिया, उसी जयचंद के साथ फिर मोहम्मद गौरी की लड़ाई होती है। जयचंद भी हार जाता है, ससुर भी गया, दामाद भी गया और बेटी भी गया, संयोगिता भी गई, पृथ्वीराज चौहान भी गया और जयचंद भी मारा गया। एक लेसन हमको मिलता है कि आपस की लड़ाई में हमने हमेशा अपना ही नुकसान किया है और फायदा हमेशा बाहरी लोगों का हुआ है। 1498 में बच्चे पढ़े लिखे हैं, हो सकता है कि सिलेबस में हो चुका होगा, कि आगे आप पढ़ेंगे वास्को डी गामा। 1498 में वास्को डी गामा अमेरिका को ढूंढते ढूंढते केरल के तट पर पहुंचता है, जमोली नाम के राजा से मिलता है, कालीकट के पोर्ट पर पहुंचता है। वो आया तो भूल से था, वो आया भारत और उसने देखा कि केरल में तो मसालों का भंडार है, यहाँ की काली मिर्च को लेके गया। पुर्तगाल से आया था, इंग्लिश में आता है पोर्टुगल बोलते हैं, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, मुझे पुर्तगाल ही निकलता है। पुर्तगाल से वास्को डी गामा आया, भारत आया, भटक कर आया, यहाँ की मिर्च मसाले वो लेके गया पुर्तगाल, और जितना खर्चा उसके ऊपर हुआ था उसने 4 गुना रॉयल्टी वसूल कर ली। यूरोप में हंगामा मच गया कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे ऐसे स्पीशीज मिलते हैं, ऐसे मसाले मिलते हैं, इतनी संपदा वहाँ पे भी है। और धीरे धीरे पोर्तुगीज के बाद फ्रांस के लोग आए, स्वीडन के लोग आए और सबसे मजबूत अंग्रेज आए। 1498 की ये जो घटना हुई जिसमें वास्को डी गामा आया, उसमें भी हम ये समझे कि जो आदमी हमारे द्वार पर आया है
रिक्वायरमेंट है कि आप वो याचक के भेष में या बैगर के भेष में रावण है या भिक्षु के भेष में बुद्ध है, हमें पहचानना पड़ेगा। इन द ईयर ऑफ 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है बिजनेस करने के लिए, और यहाँ आने के बाद उसे समझ आया कि भारत की जो शिक्षा पद्धति है, यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है, वो अपने आप में परिपूर्ण थी। गुरुकुल पद्धति में पढ़ाया जाता था, बच्चे माता पिता का सम्मान करते थे, और कभी कहा जाता था कि गुरु की जो उपमा है, गुरु का जो पद है, गुरु की जो डिग्निटी है, वो माँ बाप से भी ऊपर है। गुरु गोविंद लोग खड़े कांटे लागू पाए, बल्कि आदि गुरु आपने गोविंद जी को बताया। सन 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, उसने देखा कि यहाँ के लोग तो बिखरे हुए हैं, इन्हें कोई नहीं हरा सकता, इन्हें हरा सकती है तो इनके बीच की कोई डायलेमा। वो क्या है? वो था उनके बीच फैला हुआ जात पात, धर्म जिसके नाम पर हम लड़ते रहते हैं, वंश जिसके नाम पर हम लड़ते रहते हैं, संप्रदाय जिसके नाम पर हम लड़ते रहते हैं। हम सोचे कि हमारा धर्म क्या है, हवा का धर्म क्या है। सूरज सन जो है अपनी लाइट देने में क्या भेदभाव करता है कि मैं इस पर्टिकुलर धर्म वाले को ही सनलाइट दूंगा, इस पर्टिकुलर धर्म वाले को नहीं दूंगा। क्या पानी ने कभी भेदभाव किया? क्या हवा में घटाव ने कभी भेदभाव किया? तो हम कौन होते हैं इंसान को जाति धर्म और वंश के नाम पर बांटने वाले? 1857 में इन द ईयर ऑफ 1857, जिसे हम आजादी की पहली लड़ाई मानकर चलते हैं, वो हम नहीं हारते। हम हारे क्यों? क्योंकि जो बड़े लोग हैं या जो मिडिल क्लास है, उसने उनसे दूरी बना के रखी, और जो राजा रखवाड़े हुआ करते थे, जो जमींदार हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि जो लड़ाई है वो तो सिपाही लड़ेंगे, नीचे के लेवल पे जो छोटे छोटे लोग हैं, मजदूर हैं, वो इस लड़ाई को लड़ेंगे। 1857 की लड़ाई हम हार गए। कारण वो नहीं था कि हमारे पास कुछ कमी थी, कारण ये था कि हम आपस में बटे हुए थे। इसके बाद 1857 के बाद धीरे धीरे हमारी आजादी की लड़ाई आगे बढ़ती है। देश आजाद तो होना चाहता था। इसी बीच 1905 दी पार्टीशन ऑफ बंगाल, बच्चे पढ़े होंगे, आने वाले सिलेबस में पढ़ेंगे, टीचर्स जानते हैं। बंगाल का विभाजन इसलिए नहीं किया गया कि उन्हें कुछ डेवलपमेंट करना था। बंगाल का पार्टीशन इसलिए किया गया क्योंकि भारत को फिर से हिंदू और मुसलमान में बांटना था। एक को बनाया गया वेस्ट बंगाल, दूसरे पार्ट को बनाया गया ईस्ट बंगाल। तब तक जो हमारे क्रांतिकारी थे, जो आंदोलन करने वाले थे, जो कभी एक हुआ करते थे, फिर से हिंदू मुस्लिम में बढ़ने लगे, और अंग्रेजों की जो मंशा थी वो पूरी हो गई। इसी बीच 1915 में महात्मा गांधी भारत आते हैं। धीरे धीरे आजादी की लड़ाई आगे चलती है। समय का अभाव है, आप सभी इसके बारे में परिचित होंगे। थोड़ा हम बात करते हैं अपने संविधान के बारे में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इतना बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें 60 कंट्रीज की स्टडी की गई, और एक बेबाक सबका ध्यान रखने वाला इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने आया। इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया सॉवरेन कंट्री, हिंदी में बोला जाता है अखंडता। हमारा भारत अखंड है, हमें फर्क नहीं पड़ता कि रूस और यूक्रेन के बीच क्या होना है। हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में इंडिपेंडेंट है। जरूरत पड़ेगी तो हम रूस से तेल लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम यूक्रेन से गेहूं भी इंपोर्ट करेंगे। यही मतलब होता है भारत का कि हमारे इंटरनल मैटर्स में, हमारी फॉरेन पॉलिसी में किसी दूसरी कंट्री का कोई इंटरफेयर नहीं है। धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलरिज्म, भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं, कोई नेशनल रिलीजन नहीं है हमारा। हर धर्म का समान रूप से सम्मान किया जाता है। सभी जातियों को, सभी धर्म के लोगों को समान रूप से आदर दिया जाता है। उसमें कुछ और वर्ड जोड़े गए, उसमें और कुछ कहा गया गणतंत्र या रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है एक कि हमारे जो भी राजा महाराजा होंगे या जो भी हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आज जो राष्ट्रपति है कल उनका लड़का ही राष्ट्रपति बनेगा। इसका मतलब ये जो पुरानी हायरार्की वाली प्रथा जी खत्म कर दी गई, लोगों के द्वारा लोगों के लिए किया जाने वाला शासन, इसी को कहा गया गणतंत्र। इस गणतंत्र की खूबसूरती इतनी है कि एक मुस्लिम जो है वो राष्ट्रपति बन सकता है, एक दलित महिला राष्ट्रपति बन सकती है, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक विदेश से आई हुई महिला एक पार्टी को संभाल सकती है, एक किसान का बच्चा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बन सकता है, एक ऑटो रिक्शे वाले का बेटा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री शिंदे बन सकता है। ये हमारे संविधान की खूबसूरती है कि जिस व्यक्ति को नाक पोंछने नहीं आती, वो सीधे देश के प्रधानमंत्री को गाली दे सकता है। ये पावर हमको कहाँ से मिला? ये बोलने की आजादी, मैडम बात कर रही थी, राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम, स्पीच लिबर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये हमको कहाँ से मिला? ये भारत के संविधान से मिला। इस संविधान की हम इज्जत करेंगे। ये बच्चे बड़े होकर जब भारत के सभ्य नागरिक बनेंगे,
डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे, धीरे धीरे जब ये आगे बढ़ेंगे हमारा देश उन्नति करेगा। संविधान को ही मंदिर मानकर, संविधान को ही पूजक मानकर जब हम संविधान की पूजा करेंगे, फॉलो करेंगे, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, माता पिता का सम्मान करेंगे, गुरुजनों का सम्मान करेंगे, तो निश्चित रूप से भारत का आजाद होना सार्थक हो पाएगा। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे हम हर साल मनाते हैं। इंडिपेंडेंस डे हमारा जो है वो हमेशा भीगता है और रिपब्लिक डे हमारा टूटने टूटता है। लेकिन संविधान की सार्थकता तभी है जब ये बच्चे अपने मूलभूत अधिकारों को, अपने फंडामेंटल राइट्स को पहचानेंगे। धीरे धीरे हमारा देश विकसित देशों की कतार में खड़ा हो पाएगा और फिर से हम कहते हैं कि ये सोने की चिड़िया बन पाएगा और हमें फिर तीसरी दुनिया का देश नहीं कहा जाएगा। हमें भी अधिकार होगा पहली दुनिया के देश कहलाने का। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब भी सही, खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब भी सही। कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए, वो मुतमईन है ये जानकर कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। धन्यवाद। भारत माता की।